ये बात सब लोग, क्योंकि इस विषय अब लंबा चलेगा कई साल तक, ये बात सारे प्रवक्ता खासतौर पर समझ लें कि 4 बार चुनाव हुआ विजय राठिन का, केवल 4 ही बार हुआ, 16 में, 18 में, कितने में बताया। उसके बाद ऐसा नहीं था, यही मगर पढ़ो समझो, इतिहास को साथ लेके चलो तो चीजें सहज रहेंगी। ऐसा नहीं था कि ये वन नेशन वन इलेक्शन की प्रक्रिया को संसद के जरिए खत्म किया गया था ना, राजनीतिक कारण थे, कुछ विधानसभाएं बर्खास्त करनी थी, कर दी, शेड्यूल बिगाड़ दिया, इंदिरा गांधी का जमाना था। क्या हम ये मान लें अखिलेश यादव जवाहरलाल नेहरू से ज्यादा काबिल, ये मान लें, ये मान लें प्रमोद तिवारी बी.आर. अंबेडकर से ज्यादा समझदार, ये मान लें गौरव गोगोई सरदार वल्लभ भाई पटेल से ज्यादा समझदार। अजब बात कह रहे, कोई इल्म ही नहीं, कहते मुसलमानों के खिलाफ है, मुसलमान से इसका क्या लेना देना भाई, लेना देना नहीं, बस रेले रहो। मैंने कहा रेले रहो, इसके लिए एक ही शब्द है, रेले रहो। पार्लियामेंट को भी ये समझ लो कि बकेवर में जनसभा है, मंच पे आओ और रेले रहो, जो चाहे बोलो, दलित के खिलाफ, पिछड़ा के खिलाफ, मुसलमान के खिलाफ। ये एक कैसा हो गया कहावत, बिल्कुल चाहे जा फिट कर दो। इसे दलित पिछड़ा मुसलमान का क्या लेना देना भाई, ये भारत के सब नागरिकों के लिए समान चीज है। विजय भाई ने कहा कि लोकतंत्र और उसके संघीय ढांचे के खिलाफ है, उनकी पार्टी भी कह रही है भारत में और संविधान के खिलाफ है। सब उन्होंने, धर्मेंद्र जी ने कहा जब संविधान लागू हो गया तब ये फैसला हुआ जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कि देश में चुनाव एक साथ कराए जाए, इसी संविधान के तहत। इसको बताया जा रहा है संविधान की बेइज्जती। समझदार बच्चे सुनते होंगे, नई पीढ़ी के क्या इंप्रेशन लेंगे नेताओं के बारे में कि इनको समझ ही नहीं, एबीसीडी का ही नहीं पता किसी को। तब संविधान का ध्यान नहीं था, संविधान लागू होने के बाद ही तो ये व्यवस्था हुई। 52 में पहला चुनाव हुआ, संविधान के तहत ही व्यवस्था हुई मेरे भाई। नहीं अभी नहीं आएंगे, और कहा जा रहा है कि ये संविधान की हत्या हो जाएगी इससे। संविधान ना हो गया यार, क्या बना दिया आप लोगों ने संविधान को। बोले गुड्डू ने आज काली कमीज क्यों पहनी, संविधान की हत्या हो गई। बोले पप्पू ने आज पीली कमीज क्यों पहनी, संविधान की हत्या हो गई। बोले कचौड़ी में नमक ज्यादा है, संविधान की हत्या हो गई। क्या बना दिया संविधान। प्रशांत पटेल जी, एक तो विषय ये कि क्या आप संविधान की हत्या कर रहे हैं, संघवाद की हत्या कर रहे हैं, मुसलमान, दलित और पिछड़े के लिए मुश्किल पैदा कर रहे हैं, ये जो विपक्षी आरोप लगा रहे हैं एक। और दूसरा ये कि जिसे हम लोग जाते हैं ना, जो बहुत कहीं दुकान पे जाएं तो वो क्या करते हैं दुकान वाले, जैसे चाट की दुकान पे जाओ तो वो हाफ फ्राई करके रख लेते हैं चीज़ें, क्या कि फिर आएगा तो कढ़ाई में डाल के दे देंगे एक ही बार। वो आपने भी ढेर सारे कानून हाफ फ्राई करके रख लिए, क्या महिला आरक्षण हाफ फ्राई, क्या जेपी वो वक्फ हाफ फ्राई, ये भी हाफ फ्राई में जा रहा है क्या। तो अब कुछ लोग ये भी पूछने लगे भैया आप कुछ फुल फ्राई भी रखो, क्या नहीं। मान लीजिए सब बिल आपने 10-20-50 बिल बना के जेपीसी में डाल दिए, क्या तो देश तो तब जाने अंधा तब पतियाए जब कौरी भर पाए। नहीं कुछ लागू हो। अभी जनगणना का पता नहीं, परसीमन, उसके बाद परसीमन होना है, परसीमन के बाद रिजर्वेशन होना महिलाओं के लिए। माइल्स टू गो बिफोर स्लीप। प्रशांत जी। जी अमिताभ जी नमस्कार। देखिए आज की राजनीति में सबसे अधिक प्रयोग होने वाला शब्द जो है संविधान, लेकिन दुर्भाग्य है कि हमारे विपक्ष के साथी संविधान पढ़ते नहीं है। अब आजकल वन नेशन वन इलेक्शन की डिबेट में लोग सब फेडरलिज्म और संघीय ढांचे की बात करते हैं, लेकिन पूरे संविधान में कहीं पर भी संघीय ढांचा या फेडरल वर्ड यूज नहीं हुआ है। भारत का जो संविधान है, भारत की जो व्यवस्था है, फेडरल स्ट्रक्चर नहीं है, ये सभी लोगों को समझना पड़ेगा। संविधान का अनुच्छेद ये कहता है इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट,
ना कि राज्यों का संघ होगा। यहाँ पर कहीं भी नहीं लिखा कि फेडरल स्ट्रक्चर होगा। हाँ, अमेरिका में फेडरल व्यवस्था है। अमेरिका से हमने कुछ चीजें ली हैं, लेकिन अमेरिका की तरह हमने व्यवस्था नहीं है। अमेरिका के राज्यों में अधिक अधिकार प्राप्त हैं वहाँ की सेंट्रल गवर्नमेंट से, वहाँ के राज्यों में, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में सबसे अधिक जो शक्ति है यूनियन गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को है। राज्यों का अधिकार कम है, सेंट्रल के पास पावर होती है, कभी भी राज्यों की पावर को अपने अंडर में ले सकती है, चाहे केंद्र शासित प्रदेश हो या जब वहां पे राज्यपाल शासन लगे। तो फेडरल वर्ड या कहा जाए कि राज्यों की शक्ति, इस संविधान में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। तो ये चीजें बेमानी है, लोगों को खाली संविधान लेकर के चलने से कि हम संविधान के पॉकेट लाल किताब लेके चल रहे हैं, उसको पढ़ना भी चाहिए। जो चीज व्यवस्था संविधान में है नहीं, उसको अपने आप से इंटरप्रेट नहीं करना चाहिए। और रही बात वन नेशन वन इलेक्शन की, तो वो चीजें अभी पार्लियामेंट में इसलिए लाया गया, जेपीसी में इसलिए भेजा गया कि सबको उसमें देश, चूंकि देश की जनता से जुड़ा हुआ विषय, 140 करोड़ लोगों की जनता से जुड़ा हुआ विषय है, तो उनके संज्ञान में भी आए, चर्चा भी हो। अगर डायरेक्ट पास करा दिया जाता तो फिर आप कहते कि नहीं, हमसे चर्चा नहीं हुई, सदन में चर्चा नहीं हुई, बिना ऐसे पास करा दिया, इनका बहुमत है। और इसलिए वक्फ बिल पे भी हमने पूरी चर्चा की, जेपीसी को भेजा, जेपीसी से पास हो जाएगा उसके बाद हम यहाँ पर पार्लियामेंट में दोबारा पास कराएंगे। इसी तरह इसको रखा गया है। और बड़ा देश है, इतनी जनसंख्या है, सभी लोगों का, सारे लोग स्टेक होल्डर्स हैं, तो उनका मत भी आना आवश्यक है। बिना उनके मत के अगर इस तरह एक तरफा पास कराया जाए तो वो भी मैं समझता हूँ कि उचित नहीं है। लेकिन अब इस पर चर्चा हुई तो आगे समय होगा, और जनगणना भी 2025 में स्टार्ट हो जाएगी, और उसकी प्रक्रिया है, सारी प्रक्रिया हम लोग करेंगे। और जहाँ धर्मेंद्र यादव जी की बात है, चूंकि इस समय कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में मुस्लिम वोटों की लड़ाई है। संभल मामले में राहुल गांधी जी फ्रंट फुट पे दिखे, वहां पर जाने का भी प्रयास किए, जा नहीं पाए, तो वहां के लोगों को अपने घर पे बुला लिया, लेकिन अखिलेश यादव पीछे रह गए। तब धर्मेंद्र यादव, अखिलेश जी को भी लग रहा है कि हम कहीं मुस्लिम वोटों की लड़ाई में पीछे न लड़ रहे हैं, इसलिए ये सारा हल्ला हो रहा है। और समाजवादी पार्टी तो कांग्रेस के विरोध में ही बनी है, दोनों का वोट बैंक सेम है। अब जो इस तरह की बात आ रही है, दिल्ली के चुनाव भी समाजवादी पार्टी ने आम आदमी पार्टी का सपोर्ट कर दिया, दोनों लोग अलग अलग, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दिल्ली के चुनाव में लड़ रहे हैं, तलवारें तो दोनों लोगों खींच गई है। तो सारी लड़ाई दोनों में जो हो रही है, ये जो मुस्लिम को भी जोड़ दिया है वन नेशन वन इलेक्शन से, ये मुस्लिम वोटों को अपनी तरफ आकर्षित करने की जो लड़ाई है, ये समाजवादी पार्टी और ये कांग्रेस पार्टी की, और ये अगले आने वाले विधानसभा ठीक चुनाव भी दोनों लोग अलग अलग ठीक है दिखाई प्रधान, देंगे। ठीक प्रधान जी। मैं अमिताभ तिवारी के पास चलूँ, लेकिन एक बात और भी है जो केवल विजय राठी ने, पूरे देश में मतलब विपक्षी दलों ने उठाई है, कि अखिलेश जी का वो पत्र पढ़ रहा था, उसमें उन्होंने कहा कि जो काल्पनिक राष्ट्रीय मुद्दे हैं वो चुनाव को जकड़ लेंगे और राज्यों के मुद्दे छूट जाएंगे। और उन्होंने कहा ये भाजपा के चुनाव जीतने की तकनीक है। मैं याद दिला दूं, आंध्र प्रदेश में लोकसभा और राज्यसभा के चुनाव और विधानसभा के चुनाव साथ हुए थे अमिताभ जी। एक जगह चंद्रबाबू जीते, दूसरे में नरेंद्र मोदी जीते, ठीक सरकार में आए। एक बार उड़ीसा में कई दफा उड़ीसा के चुनाव केंद्र के लोकसभा के चुनाव के साथ हुए, लेकिन लोकसभा में भाजपा आई, लेकिन उड़ीसा में नवीन पटनायक ही रहे। 14 का इलेक्शन साथ हुआ था। जयललिता आई थी, ममता आई थी, भाजपा तो नहीं आई, वोट तो साथ ही पड़ा था। तब अभी समाजवादी पार्टी जो कह रही कि राज्यों को नुकसान हो जाएगा, तो जो राज्य में दल ताकतवर थे वो जीते हैं साथ होने के बाद भी, उनको कोई भी ओवरशेडो नहीं कर पाया, उनके ऊपर कोई नहीं छा पाया। हां, जो कमजोर थे, मुझे याद है 14 का जब परिणाम आया विजय भाई, तो मुलायम एक सपा की समीक्षा बैठक हुई, नेताजी थे, तो नेताजी ने उस बैठक में कहा कि हमको ये सब ना झूठ सच बताओ। नवीन पटनायक, ममता बनर्जी, जयललिता है, बोले ये कैसे जीत गए? कह रहे हो पूरे देश में भाजपा की लहर थी, बोले ये लोग कैसे जीत गए? इन्होंने भाजपा को कैसे रोक लिया अपने अपने राज्यों में? ये उन्होंने कहा था, चूंकि वो व्यवहारिक सच को समझते थे। मुलायम सिंह यादव नाम था उनका। उनका ये सब झूठ सच ना फैलाओ कि नहीं भाजपा था और ये लहर चल रही थी ना। उन्होंने कहा देखो, 3 उदाहरण दिए थे उन्होंने कि यहां भाजपा का अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा बांधा गया। खैर, अमिताभ जी, जो बात समाजवादी पार्टी कह रही है उसका लब्बो लुआब है। हालांकि
भारत में दलितों का जो सबसे बड़ा आइकॉनिक फेस है अभी भी राजनीति में, वोट परसेंटेज घटने के बाद भी, वो मायावती जी। और मायावती ने इस व्यवस्था को इंडोर्स किया, वन नेशन वन इलेक्शन। लेकिन अखिलेश जी कह रहे हैं ये दलित, पिछड़ा और मुसलमान के खिलाफ, यानी पीडीए के खिलाफ है। आप इसमें पीडीए वाला कोई फार्मूला देखते हैं मसला? नहीं, एसेंशियली ये तो मुझे तो रेटोरिकल बात ही लग रही है। पीडीए वाला मसला नहीं है, लेकिन जो मसला उन्होंने जो व्यक्त किया है, कुछ रीजनल पार्टीज को ऐसा लगता है, ऐसा डर है कि वन नेशन वन इलेक्शन की वजह से भाजपा या केंद्र में जो भी पार्टी सरकार में होगी, वो विधानसभा चुनाव भी जीतेगी और लोकसभा चुनाव भी जीतेगी। ऐसी एक धारणा है रीजनल पार्टीज में। अब 1952 से लेके 1962 तक का अगर आप चुनाव देखें, तो कांग्रेस पार्टी लोकसभा जीतती थी और कांग्रेस पार्टी की ही सरकारें ज्यादातर राज्यों में थी। लेकिन 1967 में कांग्रेस पार्टी लोकसभा तो जीती, कम सीटें आई, 283 आई, लेकिन 16 में से 8 राज्यों में कांग्रेस की सरकार नहीं बनी। अब 2014 से लेके 24 भी हम देखें, जो मोदी एरा जिसको कहते हैं, उसमें भी जब भी साइमल्टेनियस पोल होता है, रिजल्ट तो सेम आता है। यानी जो पार्टी लोकसभा जीतेगी उस राज्य में वही विधानसभा जीतेगी, या जो विधानसभा जीतेगी वही लोकसभा जीतेगी। लेकिन जैसा आपने कहा कि उड़ीसा में और आंध्रा में क्षेत्रीय दल जो विधानसभा जीतते हैं, क्योंकि वो मजबूत हैं, वो लोकसभा भी जीत जाते हैं उस राज्य में। कैसे भाई? जो पार्टी एनडीए या यूपीए का हिस्सा ही नहीं है, उसको लोग क्यों वोट करते हैं? क्षेत्रीय दलों को एक्चुअली साइमल्टेनियस पोल से फायदा हो सकता है, क्योंकि जब आदमी वोट डालने जाता है, नॉर्मली दोनों बटन सेम दबाता है। बीजेडी विधानसभा जीत गई और बीजेडी को 21 में से 20 सीटें आ गई 2014 में। जयललिता को 39 में से 37 सीटें आ गई लोकसभा में। वाईएसआरसीपी को 25 में से 22 सीटें आ गई 2019 के लोकसभा चुनाव में। तो ट्रेंड तो ये बताता है कि रीजनल पार्टीज एक्चुअली इससे बेनिफिट, उनकी ताकत से ज्यादा उनको लोकसभा में इसका फायदा हो सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि ट्रेंड ये बताता है, ये भी एक व्याख्या ठीक है, लेकिन ये ज़्यादा धारदार व्याख्या ये है कि भैया मजबूत होगे तो जीतोगे। क्या लोग चुनाव एक साथ हो, चाहे बार बार हो, चाहे सोमवार को इसका वोट कराओ, मंगल को उसका कराओ, अगर आप में ही जान नहीं है तो कैसे जीतोगे? है? अरे खरगोश बैल थोड़ी ना हो जाएगा। मैं कुछ क्षेत्रीय नेताओं के उदाहरण दे रहा हूं ना। ममता बनर्जी इस तमाम मौसम में भी है ना पश्चिम बंगाल में। वाईएसआर रेड्डी रहे ना, अब चंद्रबाबू है ना, तमाम उदाहरण है। लेकिन वो नेता अपने इलाके में महत्वपूर्ण ताकतवर नेता बने रहे, इसलिए वो जीतते रहे। आपकी ताकत क्षरित हो जाएगी तो आप नहीं जीतेंगे। इसमें इसका रोना मत करो कि चुनाव साथ करा लिया, बोलो सोमवार को वोटिंग करा दी इसलिए हार गए, मंगल को कराते जीत जाते। ये तर्क ठीक नहीं। जनता आपके पक्ष में होगी तो सोमवार को भी वोट देगी, मंगल को भी देगी, एक साथ चुनाव कराओ तो भी, अलग अलग कराओ तो भी। इसीलिए मैंने मुलायम सिंह यादव की बात बताई, जो उन्होंने ये पार्टी के भीतर कही थी और नाम लिए थे इन 3 लोगों के। वहां से समझिए अरविंद जी, भाजपा की सरकार जो मैंने कहा कि हाफ फ्राई करके चीजें रखे ले रही है सब, क्या थोड़ी हाफ फ्राई का चलन ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा से उकता भी जाता है सामान्य जन। नहीं, वो कहता भैया कुछ दिख नहीं रहा, 2-4 दिन हंगामा होता है, टीवी भी चलता है कि आ गया है, और फिर बाद में पता ही नहीं लगता क्या है कि मसला। नहीं, अब ये भी जो आ रहा है 34 की बात है, नहीं अभी ठंडे 10 साल है, तो जो 70, 75, 80 साल का राजनेता है उसके लिए तो इसका कोई बहुत मतलब भी नहीं रहेगा। नहीं, अभी तो गंगा दूर है। अरविंद जी देखिए अमिताभ जी, राजनीतिक दलों के लिए और सत्ता में जो होते हैं उनके लिए आगे कुआं और पीछे खाई वाली स्थिति होती है। वो बिल लाके तुरंत पास करा लें तो कहा जाएगा लोकतंत्र की हत्या कर दी, इसको जिन कमेटीज में भेजा जाना चाहिए था, कंसल्टेशन लिया जाना चाहिए था, व्यापक बहस होना चाहिए था,
वो हुआ नहीं। और यदि वहां आप भेज दें तो ये भी आरोप लगेगा कि केवल लटकाने के लिए और केवल चर्चा के लिए सरकारें ऐसा कर रही हैं, सरकार की मंशा नहीं है। और लोकतंत्र है, लोकतंत्र में समीक्षा होगी, एक मिनट आलोचना अरविंद भी भाई, होगी। एक मिनट एक और मिनट एक मिनट एक एक मिनट रुकूं, एक मिनट रुकूं। 370 पर व्यापक चर्चा नहीं कराई हमने ना, नहीं गए ना, उसमें भी 4 से कमेटी बना देते, नहीं ना, आए, ताल ठोकी, रखा, सदन ने पास किया, हटा दिया। उसके बारे में मेरा ये मानना है कि 370 को व्यापक कंसल्टेशन में जाते तो अटक सकता था। सरकार कहीं भी, अरे मैं वक्फ के लिए भी लोग यही कह रहे हैं अरविंद जी, अब इस बहस में तो फिर दिक्कत होगी, वक्फ के लिए भी लोग यही कह रहे हैं। हो सकता हूँ लोग कहेंगे, लोगों को कहना भी चाहिए, आगे आगे कुछ और बिल्स ऐसे स्टैंडिंग कमेटी में जाएंगे तो और भी आलोचना होगी। आपकी बात से मैं सहमत हूँ, केवल मैं अपना पक्ष रख रहा था। तो ठीक है, सरकार भेजी, अब इसके आगे देखिए क्या होता है। और मैं इस आधार पे आलोचना नहीं करूंगा कि कमेटी में गई है तो बुरी बात है। हाँ, कमेटी में गई है तो जल्दी से जल्दी बहस करा के उसको निपटाया जाना चाहिए। एक चीज। दूसरा, अमिताभ जी, मैं एक बात कहूंगा, विजय राठी जी ने अभी कहा, अभी इनसे सीखने को मिला और सीखना कहीं से भी चाहिए। ये देखिए, एक साथ चुनाव होंगे तो 4 तरह के पर्चे मिलेंगे और जनता भी कैसे डिसीजन लेगी कि कौन सा पर्चा किसका और क्या है। जब हमारा संविधान बना और संविधान सभा में व्यापक बहस हुई, अंबेडकर का इन्होंने नाम लिया, अंबेडकर साहब भी उसमें थे और सारे लोग थे, तो उस समय भारत की साक्षरता दर थी 1952 में 20%। तो अंबेडकर जी सहित सभी संविधान सभा के महत्वपूर्ण लोगों ने यह माना कि उस समय की जो जनता है विवेकवान है। और 2011 के आंकड़े दिखाते हैं कि साक्षरता दर 74% है। लेकिन विजय राठी जी के समाजवादी पार्टी की सोच यह है कि जो मतदाता है उसके पास अकल नहीं है और 4 लोगों में को चुनना हो, विधानसभा और लोकसभा एक साथ चुनाव होगा, तो जनता निर्णय ही नहीं ले पाएगी और जनता के पास इतना अकल नहीं है कि वो डिसीजन ले पाए कि कौन लोकसभा का प्रत्याशी है और कौन राज्यसभा का प्रत्याशी है, और उसमें जनता कंफ्यूज हो जाएगी। तो मुझे लगता है ये तर्क हास्यास्पद है। और एक चीज और कहूंगा, धर्मेंद्र यादव जी ने कहा कि लोकतंत्र के भावनाओं के खिलाफ है ये बिल। तो मैं तो संविधान देख रहा था और संविधान की मूल प्रति देख रहा था, जिसमें सभी संविधान निर्माताओं के हस्ताक्षर भी है पीछे। और जो मूल प्रति है वो लाल किताब और काले करनामे वाले नहीं है। और काला करनामा इसलिए कह रहा हूँ कि लाल संविधान के नाम पे एक किताब बांटी गई थी और खोला गया तो पन्ने उसके खाली थे। मुझे लगता है ये मजाक है। तो आप इन्होंने ये एक लाइन ये जोड़ दिया विजय राठी जी ने कि केवल यही नहीं, हर कदम संविधान के चीजों को प्रभावित करता है। तो कोई भी कदम उठाने के पहले सुनिश्चित होना चाहिए कि ये संविधान को प्रभावित कर रहा है या नहीं कर रहा है। मैं एक चीज कहना चाहता हूँ और बात समाप्त करूंगा। बार बार पराजय मिलने से क्या होता है अमिताभ जी, कई बार मानसिक स्थिति बिगड़ जाती है और उसमें डर बहुत लगता है। तो आज का जो विपक्ष है वो डरा हुआ बहुत है। कभी ईवीएम से उसको डर लगता है, कभी ईवीएम के बैटरी से उसको डर लगती है, और अब ये सुनने में आ रहा है कि एक देश और इलेक्शन से ये घबराए हुए हैं। मुझे तो लगता है कि रुकना होगा अरविंद भाई, अब रुकना होगा, ठीक, अब रुकना होगा। और मैं काम विजय राठी करें के पास चलूंगा। विजय भाई आ रहा हूँ, आप तो मेरा जानते हो क्रम, उंगली ना उठाओगे तब भी आप ही के पास आना है, डोंट वरी। 2 जीते हुए नेताओं ने एक उनके दल, एक तो उमर अब्दुल्ला अभी जीत कर आए, सरकार मुख्यमंत्री बने, और दूसरा ममता जी का दल टीएमसी। उन दोनों ने इंडिया गठबंधन के इस मूल स्लोगन को नकार दिया कि ईवीएम गड़बड़ है। 2 बड़े घटक दलों ने नकार दिया, जो 2 मुख्यमंत्री हैं इंडिया गठबंधन के, उन्होंने नकार दिया। उन्होंने कहा ये फर्जी बात है, आप जीतो तो ईवीएम सही और आप हारो तो खराब, ये नहीं चलेगा। ये टीएमसी के सांसद ने भी कह दिया और उमर अब्दुल्ला ने भी कह दिया। मुझे लगता है कि अब बाकी जो दल हैं, कांग्रेस, सपा और बाकी जो और दल हैं, उद्धव ठाकरे, एनसीपी, ये लोग भी धीरे धीरे इस बात को बंद कर देंगे, ईवीएम वाला मसला, क्योंकि इंडिया गठबंधन के भीतर ही इसको लेके लानत मलानत हो रही है। विजय राठी जी, आप कुछ कह रहे थे जी। देखिए अमिताभ जी, मैं बात इनकी बात से शुरू करूंगा जो लास्ट में इन्होंने बात बोली अभी कि 74% लिटरेसी रेट है इंडिया का, तो पढ़े लिखे हैं और वो सब सोच समझ करके वोट देख करके डालेंगे। इन्होंने 74% तो बता दिया, लेकिन ये नहीं बताया रूरल लिटरेसी रेट कितना है इंडिया का। अभी रूरल लिटरेसी रेट तो 67% है। इसका मतलब 33 लोग तो अभी भी ऐसे है ना जो नहीं जान पाएंगे। लोकतंत्र कहां से मजबूत होता है? शहर से कि गांव से? सबसे बड़ा तो गांव से मजबूत होता है। लेकिन गांव में भी अगर लिटरेसी 67 है, 33 लोग अभी भी नहीं जान पा रहे कि किसको वोट देना है, तो उनको भी तो हमें शिक्षित करना है या उनको हमें जागरूक करना है।
कितनी आराम से एक चीज बता करके भारतीय जनता पार्टी वाले निकल जाते हैं। दूसरी बात, प्रशांत पटेल जी ने अभी बोला, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा नहीं कौन सा पेज इन्होंने पढ़ लिया, इन्होंने बोला कि फेडरल का कहीं जिक्र नहीं है। अरे भाई, फेडरल सिस्टम जो है वो कैरेक्टर है कॉन्स्टिट्यूशन का, और फेडरल का मीनिंग अगर पता हो तो सेम टेरिटरी इज कंट्रोल्ड बाय 2 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। एक केंद्र सरकार होती है, राज्य सरकार होती है। कहीं पढ़ोगे तो संघीय ढांचा यूनियन ऑफ स्टेट्स है, केंद्र सबसे ऊपर है, लेकिन राज्य भी कुछ इकाई है, उसकी भी सरकारें हैं, और इसका कैरेक्टर है कैरेक्टर। लेकिन कैरेक्टर नाम की चीज तो भारतीय जनता पार्टी में जब है ही नहीं, उसको दिखाई कहां से देगी? कैरेक्टर वाला शब्द तो बिल्कुल तहस नहस है आपके पास। एक एग्जांपल बताइए मुझे, जब किसान आंदोलन चल रहा था दिल्ली में, उसके बाद 2022 में यूपी में चुनाव होने वाला था, उससे कुछ समय पहले प्रधानमंत्री जी ने वो वापस ले लिया क्योंकि उन्हें चुनाव हारने का डर था। अग्निवीर योजना का क्या हुआ? अग्निवीर योजना पे आप ही के लोगों ने कहा, आपके विधायकों ने कहा कि अग्निवीर योजना नहीं हो चाहिए, हम लोग चुनाव हार जाएंगे। इसका जब चुनाव बीच बीच में होता है, इसका सबसे बड़ा फायदा होता है नीतिगत जो फैसले होते हैं। सरकार ने, देखिए, अगर एक समय चुनाव होगा तो डिक्टेटरशिप बढ़ेगी। सबको पता है 5 साल बाद चुनाव होना है, कोई फैसला ले कोई बाई का लाल बिगाड़ने वाला नहीं है। लेकिन अगर ये पता है कि लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा का चुनाव है और चुनाव हम हारने जा रहे हैं, रिजल्ट खराब है, जैसे 2024 में उत्तर प्रदेश में संविधान खत्म करने की साजिश भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी हार करके अब संभलने की कोशिश करती हुई दिखाई दे रही है, तो ये इस देश के नागरिकों के पक्ष में है। लेकिन आप उसे खत्म करना चाहते हैं। ठीक है आप भैया। चाहते हैं मैं चुन गया, कोई भी चुन गया 5 साल के लिए, 5 साल ठीक। चुनाव नहीं होंगे, चाहे जी। फैसला कितना भी खराब हो, उसमें अहंकार, घमंड और तानाशाही कितनी कूट कूट के भरेगी, ठीक ये है। हम समझते हैं, लेकिन आप जी, नहीं अभी समझो रुकना क्योंकि होगा। आपके मूल विजय में बाबू, तानाशाही है।